मैंने राकेश झुनझुनवाला, आप तो जानते ही रहेंगे हाँ, राकेश झुनझुनवाला कौन नहीं। उसका एक पोर्टफोलियो को मैंने एनालाइज किया है स्टॉक मार्केट गिर क्यों रहा है? कि गोल्ड के साथ उसका एक तरीके से तुलना होता है कि इधर आप गोल्ड रखिए या आप यूएस डॉलर रखिए। करेक्ट। मार्केट में अभी सेफली कैसे इन्वेस्ट करें? भारतीयों में ये सोच है कि इक्विटी से ही आपका वेल्थ बनता है, आपका धन खाली इक्विटी से ही बनता है। उसका कितने साल का लॉकिंग पीरियड होता है और कैसा क्या इसका एसआईपी की तरह वी नीड टू पे एवरी मंथ, और इसमें हम कभी भी लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं? इकट्ठा अपने पास पैसा पड़ा है 50,000 1 लाख, किस तरीके आसान तरीके से किस तरीके से पैसा बनाए और आपका सही तरीके से आपका बढ़ता रहे, तो मैं बोलूँगा तो एंड कौन सी कंपनी का लेना चाहिए? मैं समझता हूँ अगर इस स्कीम में डालोगे तो आपका आसान तरीके से, सरल तरीके से एंड सही तरीके से, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका पैसा बनता रहेगा और पैसा डूबने का खतरा नहीं है। उनको ये सोचा है मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाऊँ। सही बात है, लोगों की माइंडसेट। यस, सब लोगों ने एक छोटी सी बात बोली है बट जिसको उछाल के कभी बाहर नहीं आता, वो ये है कि आपका वेल्थ तब बनता है। मार्केट में अभी नुकसान बहुत है। हाँ, कम से कम झेला है मैंने। यस, क्यों इस देश में एक कुछ भी गारंटीड नहीं है। उसमें मैं पहले ये चेक करता हूँ 3 साल बाद मुझे कौन 25% 30% के रेट पे दे रहा है। अगर कोई आपको इन्फ्लेशन से दुगना कोई रिटर्न देता है, आपका एक एंटेना खड़ा होना चाहिए, बोलते हैं जरूर कुछ गड़बड़ है। तो उनका एक ये रहता था हमेशा, एक वेल नोन कंपनी में इन्वेस्ट करो जो बहुत पुरानी कंपनी हो, न्यू फंड्स में मत करो आप। काफ़ी लोग पूछते हैं आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। हाँ, आज मैं आईफोन लेने जाता हूँ, मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई मैं इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन, रैम मैम सब सेकेंडरी, पहले कैमरा कितना अच्छा है बस। बराबर। बट अगर किसी को करना है तो मैंने प्रोसेस बता दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्चित जन पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले स्टॉक मार्केट जो कि अभी गिरा हुआ है उसके बारे में, और आपके और मेरे जो फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं सेबी रजिस्टर शंकर सर से। तो शंकर सर एक बहुत फेमस इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं और मोर अबाउट एक सेबी रजिस्टर्ड जो एक एंटिटी है वो होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। तो सर, वेलकम टू अर्चित जन पॉडकास्ट, आपका स्वागत है। थैंक यू अर्चित, ग्लैड आई एम डूइंग दिस। या शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। यस सर। सर, पहला तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, स्टॉक मार्केट गिर क्यों रहा है? ओके, इसका सिंपल सा वजह है कि यूएस मार्केट्स में ना जो इंटरेस्ट रेट है, जो इसको जो गवर्नमेंट कंट्रोल जो इंटरेस्ट रेट्स है वो गिरने वाला है। एंड इसका गिरावट सितंबर 2024 से चालू हो गया, जहाँ से वो वहाँ के यूएस के जो सेंट्रल बैंक है जिसको फेडरल रिजर्व बोला जाता है, जो इंडिया में सेंट्रल बैंक है जिसको आरबीआई बोला जाता है, तो यूएस के जो सेंट्रल बैंक है वो दुनिया में काफ़ी नॉट ओनली फेमस है बट दे हैव ए वेरी डोमिनेंट प्रेजेंस है कि दे ड्राइव कि किस तरीके से पैसा एलोकेट होता है। तो अभी इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये है, आप समझिए, ये देखो यूएस का जो करेंसी है ना वो ग्लोबली एक नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग करेंसी है जो भी है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए बेंचमार्क, कि उसको एक रिजर्व करेंसी जैसा माना जाता है कि गोल्ड के साथ उसका एक तरीके से तुलना होता है कि इधर आप गोल्ड रखिए या आप यूएस डॉलर रखिए। करेक्ट। तो अभी एक सोचिए, अगर कोई आपको 5% दे रहा है ब्याज में, ठीक है, यस, और वो अभी से वहाँ से गिरने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया जब भी घटा रहे हैं कि हम यहाँ से धीरे धीरे हम उसको घटाएंगे। एंड ये डेट मार्केट जिसको ब्याज में आप जिसको रखते हैं तो उसको डेट मार्केट बोला जाता है, उसका पैसा तभी ज़्यादा बनता है, जिसको मुनाफा ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन, जब भी इंटरेस्ट रेट घटता है। अच्छा, तो अगर 5% से 4% होएगा, सो आपका जो आपने निवेश किया तो उसका अप्रिसिएशन हो जाएगा।
गॉट इट। ठीक है, उसके वजह से तो आपको उसमें कैपिटल गेन्स भी मिलेगा जैसा जो है, एंड प्लस आपको 5% भी मिलेगा। सो एक दो तरीके का ही है ना। अभी जैसा मैं कह रहा था कि आप ये सोचिए जो दुनिया का वर्ल्ड करेंसी है, जो ऑलमोस्ट लाइक ए कॉन्फिडेंस है कि ये तो इसमें तो मेरा इतना बनना ही है, अगर वो आपको पता चले तो आप और कहीं रिस्क क्यों लोगे? सही बात है। तो इस वजह से दुनिया भर के जो निवेशक हैं या जिसको हम इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारे बैकयार्ड में हमें पैसा आराम से बन रहा है, आराम से बनने वाला है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं वहाँ चले जाता हूँ। उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया कि सितंबर में 2024 में जो 5% के आसपास था वो उन्होंने पहले आधे टक्के से काटा, उसके बाद 2 बार 0.25 बेसिस परसेंट से काटा है, तो तकरीबन अभी तक 1% काटा है। सो एक डायरेक्शन मिल गया, तो उधर मेरा बन रहा है तो मैं यहाँ क्यों बनाऊँ? तो ये सिंपल रीज़न है। ओके। एंड मनी, अब पैसा पानी की तरह होता है, जहाँ उसको रास्ता मिलता है वो बना लेता है। ओके। यही सिंपल सा लॉजिक है। एंड जितना हो सके मैं भारतीय निवेशक और जो भी मेरे क्लाइंट है सबको यही समझाता हूँ, जितने जल्दी आप इंटरेस्ट रेट्स के बारे में इसका महत्व आप समझोगे, एंड मोर सो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बारे में आप ये लिंकेज समझोगे ना, उतने जल्दी और उतने आसान तरीके से आप वेल्थी होगे या फिनेंशियली हेल्थी होगे। वेल्थी तो एक बहुत रिलेटिव टर्म है, बट हर एक के लिए फिनेंशियली हेल्थी होना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आप ये अगर ये दोनों लिंक समझ लोगे, बस आपको सिर्फ यही समझना, आप आसान तरीके से हो जाओगे। यस। तो सर स्टॉक मार्केट कब तक डाउन रहेगा? ओके, सो अभी क्या है, इंडिया में भी फॉर ए सिंपल रीज़न, इंडिया का भी अभी ये इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़रा सा ऊपर है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऊपर है कि आरबीआई ने खुद पिछले महीने उन्होंने बारीकी से इंटरेस्ट रेट को काटा है, तो उनका भी ये सोच है कि आगे चल के हमको इसको घटाना है। तो लेकिन हमें उतना क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिला है, बट ये कि कब तक होगा कितना होगा वो सब नहीं। अनलाइक यूएस जो उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से जाना है, इंडिया में ये बहुत ही शुरुआत का सिचुएशन है। सो जब तक इंडिया में वो इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट नहीं होगा, तो मुझे लगता है तब तक ये हमारे इक्विटी मार्केट्स में ज़रा प्रेशर रहेगा। तो आइदर वो घटेगा या साइडवेज जाएगा, जो भी है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे ये कहना है कि इक्विटी से अलावा डेट मार्केट में उससे आपको ज़्यादा पैसा बन सकता है इक्विटीज से। ओके, सो इक्विटीज़ में उतना पैसा बनना ज़रा सा मुश्किल है इन हालात में या इस माहौल में, बट ऑल्टरनेट मार्केट्स में आपका मे बी पैसा ज़्यादा बन सकता है। यस सर, जैसे मार्केट में अभी सेफली कैसे इन्वेस्ट करें? ओके, सो मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था कि ये दुनिया भर में और स्पेशली भारतीयों में ये सोच है कि इक्विटी से ही आपका वेल्थ बनता है, आपका धन खाली इक्विटी से ही बनता है। ये जरा एक तरीके से जरा गलत है। मुझे पता है किसी ने रियल एस्टेट में पैसा बना, मेरा एक्स बॉस है, उसका पूरा धन रियल एस्टेट से बना। ओके। मेरा और एक दोस्त है जो बाजार में कैपिटल मार्केट इक्विटीज मार्केट में बहुत नामचीन एनालिस्ट है, उसने अपना पूरा धन पूरा वेल्थ डेट मार्केट से बनाया। ओके, वो भी एक्टिवली इन्वेस्टिंग वाया, बट बोथ वाया म्यूचुअल फंड्स लार्जली। सो अगर आपको इनके एक साइकिल, अभी जैसा हर एक धंधे का एक साइकिल होता है, वैसा इनका भी इक्विटीज बोलो, डेट बोलो, रियल एस्टेट बोलो, गोल्ड बोलो, हर एक का एक अलग तरीके का साइकिल होता है। अगर आप वो साइकिल समझ लोगे तो आप अपने आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट इज पॉइंट नंबर 1 विच आई वांटेड टू हाईलाइट। अभी आसान तरीके से किस तरीके से पैसा बनाएं और आपका सही तरीके से आपका बढ़ता रहे, तो मैं बोलूँगा तो डायरेक्ट इक्विटी में डालना ज़रूरी नहीं है, आपको खाली शेयर खरीदना ज़रूरी नहीं है। म्यूचुअल फंड से करना काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। एंड एक तरीके का एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसे बोला जाता है बैलेंस्ड एडवांटेज स्कीम। बैलेंस एडवांटेज स्कीम एक हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का ये है। तो
मैं समझता हूँ अगर इस स्कीम में डालोगे तो आपका आसान तरीके से, सरल तरीके से एंड सही तरीके से, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका पैसा बनता रहेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा सब लोग बोलते हैं एसेट अलोकेशन, कुछ पैसे आपके इक्विटी में रहना चाहिए, कुछ पैसे आपके डेट में होना चाहिए, कुछ पैसे इधर होना चाहिए। ये जो बैलेंस एडवांटेज स्कीम है, ये अपने आप हर एक उनके अंदर के कंपनी के अंदर से उन्होंने एक इन्वेस्ट किया है एक मॉडल पे, जिसके बेसिस में वो लोग शिफ्ट करते हैं इक्विटी और डेट के बीच में। जैसा मैंने बताया था कि इंटरेस्ट रेट अगर आप समझोगे तो आपको पता है कि कभी इक्विटी अच्छा करेगा, कभी डेट अच्छा करेगा, बराबर, सही बात है। तो ये हर एक म्यूचुअल फंड हाउसेस उनके पास एक मॉडल है जिसके बेसिस में ये करते हैं। तो अगर आप वो करोगे तो आपको चिंता ही नहीं है कि कभी आपको इक्विटी में रहना है, कभी डेट में रहना है। सही बात वो है। खुद ही कर रहे हैं आपके। सही बात है। अभी मैं इसको आपको डेटा के साथ बताता हूँ। सितंबर 2024 से लेके अब तक आपने देखा रहेगा 15% या 20% या 30%, कोई स्कीम या कोई स्टॉक या इससे भी ज़्यादा सब गिरे हैं। सही बात है। ये बैलेंस एडवांटेज फंड आप देखोगे वो टाइम से लेके अब तक 5-6 महीने में जो भी है उनका -0.5% गिरा है, किसी का -0.1%। दैट इज ऑलमोस्ट लाइक गिरा ही नहीं है, फ्लैट रखा है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। तो इस तरीके से अगर आप मुझसे कोई पूछेगा इस टाइम पे किधर इन्वेस्ट करना है, तो बैलेंस एडवांटेज स्कीम इज़ द बेस्ट थिंग। हर एक का अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, तो जो भी किसी को जिस तरीके से सूट होता है वो उनके 2 पैराग्राफ का, हर एक इसका 2 पैराग्राफ का स्कीम का डिटेल्स है, उसमें देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बैलेंस एडवांटेज स्कीम जो है उसका कितने साल का लॉकिंग पीरियड होता है, और क्या इसका एसआईपी की तरह वी नीड टू पे एवरी मंथ, और इसमें हम कभी भी लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं, इकट्ठा अपने पास पैसा पड़ा है 50,000 1 लाख, किस तरीके से? ये इसमें कोई लॉक इन नहीं है। हाँ। ये लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम वैसे ही है। हाँ। कोई अलग नहीं है। हाँ। जैसा आप जो साधारण जो भी अलग म्यूचुअल फंड स्कीम है, इक्विटी स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसी तरीके से है। इसका टैक्सेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका डेट म्यूचुअल फंड जैसा ज़्यादा टैक्स वाला नहीं है आज के हालत में, विच इज़ वन मोर रीज़न जिसके वजह से मैं बैलेंस एडवांटेज स्कीम रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल में डेट म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन काफ़ी बढ़ गया है। ये करने से आपको काफ़ी फ़ायदा है। यस, आप एसआईपी भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो, जो नॉर्मल जो बाकी के इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसी तरीके से ये भी है, कोई फ़र्क नहीं है इस पर। ओके। एंड कौन सी कंपनी का लेना चाहिए? जैसा मैंने बताया था, हाँ, हर एक कंपनी का, हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का अलग अलग स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जांपल, कोई टेक्निकल फैक्टर्स में ज़्यादा वजन देता है, कोई फंडामेंटल फैक्टर्स में ज़्यादा वजन देता है, कोई मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर ज़्यादा वजन देता है, कोई कॉम्बिनेशन करता है कि वैल्यूएशन एंड सेंटीमेंट, कोई ये करता है कि मैं चारों का मेल जोल करके करूँ। तो आपके हिसाब से आपको जो पसंद है, जो आपके स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, आपके सोच के साथ सिमिलैरिटी है, आप वो प्लीज़ रेकमेंड करें, वो सजेस्ट करें। एक तो ये है। दूसरा चीज़ मैं ये रखूँगा कि आइडियली आप कोई भी म्यूचुअल फंड, अगर आपको लगता है बैलेंस एडवांटेज मुझे नहीं करना है और कुछ करना है, तो ये इस तरीके का राय है, आप इस तरीके से करो कि जब भी वो स्कीम, अगर आइडियली उसका जरा तो हिस्ट्री होना चाहिए। उन्होंने जब भी मार्केट ख़राब था वो टाइम पे कितना अच्छा वो स्कीम किया, वो एक ध्यान में रखो, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जिसका AUM मीनिंगफुली ज़्यादा होना चाहिए। एकदम छोटे से छोटा म्यूचुअल फंड स्कीम AUM वाला शुरुआत में एटलीस्ट आप अवॉइड कीजिए। जब भी आप एग्जांपल देके समझेंगे, AUM कम ज़्यादा हो, AUM बोलेगा तो वो पैसे, वो स्कीम में पैसे कितने लगाया, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अच्छा, AUM का मतलब है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सो अभी किसी स्कीम के पास 100 करोड़ है, जब ये सबसे बड़ा स्कीम वो कैटेगरी में 1 लाख करोड़ है। अच्छा, ठीक है। तो आप 100 करोड़ वाले पे एटलीस्ट शुरुआत में मत डालो, जब तक आप बहुत ही जानकार नहीं होते, आपको रिस्क लेना, वो सब बात अलग है। लेकिन सिंस ये पूरा पॉडकास्ट इज़ फॉर द मिडिल पीपल, जिसको शुरुआत है और जिसका वेल्थ बनना है, उसका बना नहीं है, उनको एक फाउंडेशन स्ट्रांग करना है, सिंस ये उनके लिए है,
तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा टॉप 2-3 से, या हाँ 2-3 के बियॉन्ड आइडियली मत जाए इन टर्म्स ऑफ AUM। ट्रैक रिकॉर्ड देखे एंड उसके हिसाब से कीजिए तो टेंशन नहीं है। ओके आपका जरूर निश्चिंत रहिए कि आपका वेल्थ बनेगा। ओके ओके। और पैसा डूबने का खतरा नहीं है इसमें क्या है, जैसा मैंने बताया था अभी, जैसा मैंने हाँ। आपको एग्जांपल भी दिया, हाँ बैलेंस एडवांटेज फंड में खाली 6 महीना हुआ है। हाँ याद रखिए, क्योंकि अभी अगर आप कोई आइटम कोई चीज़ पे आप किसी को आप कर्ज देते हो, हाँ ठीक है, वो कर्ज में आप बोलते हो आपको ब्याज चाहिए। करेक्ट ब्याज तो नॉर्मली सालाना होता है, करेक्ट ठीक है। आपने 10% का ब्याज पे किसी को दिया है, हाँ तो आपको 6 महीने में कितना मिलेगा? 5% मिलेगा ना, 10% तो नहीं मिलेगा। सही बात है तो ठीक है, मैंने आपको 6 महीने में इसको बोला, अभी तक 0 ही रहा है, हाँ सो टेक्निकली तो नुकसान नहीं है ना। यस तो ये इंपॉर्टेंट है। बट आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। मैं आई विल टेक ए स्टेप बैक एंड इसको मैं एक होलिस्टिक तरीके से बताता हूँ, बिकॉज ये भी काफ़ी इन्वेस्टर लोगों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्पेशली इन इंडिया क्या होता है, हम जो भी निवेश करते हैं उनको ये सोचा है मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाऊँ। सही बात है, लोगों की माइंडसेट है। यस, कि जो मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है उसको चेज करूँ। सही बात है। ठीक है, बट अगर आप किसी भी इन्वेस्टर, नामचीन इन्वेस्टर, किसी के भी आइदर उनके स्पीच पढ़ो या इंटरव्यू देखो या उनके बुक्स पढ़ो, हर एक सब लोगों ने एक छोटी सी बात बोली है, बट जिसको उछाल के कभी बाहर नहीं आता है। वो ये है कि आपका वेल्थ तब बनता है जब भी बुरे हालात में आपने कितने कम से कम नुकसान झेला है। मतलब जैसा अभी टाइम चल रहा है मार्केट में, अभी नुकसान बहुत है, हाँ, कम से कम झेला है मैंने अपने फंड पे। तो अच्छे मार्केट में सभी लोग पैसा बनाते हैं, ओके बराबर, हाँ सबका रिटर्न अच्छा होता है। हाँ करेक्ट। बट बुरे मार्केट में आपका कितना कम से कम नुकसान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको एक उदाहरण के साथ बता देता हूँ, सिंपल सा उदाहरण। आप उदाहरण के साथ समझो आपको, बिकॉज आपको खाली 10% चाहिए। यस हाँ, आपके 10%, आपके जो भी निवेश करते हो, हाँ। आपको खाली 10% चाहिए। सो आपने 100 रुपया लगाया समझो 0 साल में, हाँ 10% के हिसाब से हर साल 10% बढ़ेगा। 10वें साल में आपका होगा 260 रुपया। यस ठीक है, करेक्ट। 260। नाउ समझो पहले ही साल, ओके, वो समझो 20% से गिर गया, 20% से गिर गया। ऑलमोस्ट अभी हम वहीं पर है। हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। correct, मैं खाली 20 बोल रहा हूँ, हाँ। 30 भी नहीं बोल रहा हूँ। तो अभी 20 हो गया, तो समझो अभी वो 80 हो गया। सो एट द एंड ऑफ ईयर 1 इट इज़ 80। करेक्ट। बट आपका आस्किंग रेट 260 है। यस करेक्ट। क्या आपको पता है कि ये अभी 80 को 260 होने आपके पास 9 साल बचे हैं, बराबर। सही बात है। आपको पता है क्या रेट चाहिए ग्रो होने के लिए? आप बताइए। 14%, 14%। 14 से 15%। हाँ एंड यही चीज़ अगर 30 हो गया, हाँ दैट इज हाँ 80 वाला 70 हो गया, हाँ। तो आपको 16% चाहिए। अच्छा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप पिछले 25 साल से देखोगे, जो सब लोग बोलते हैं ना मार्केट बहुत अच्छा था, इक्विटी मार्केट, हाँ 25 सालों में हमारा रिटर्न खाली 12 से 13% रहा है सालाना। तो आप एक ऑलमोस्ट एक यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क, राइट, कि बॉस जो अभी तक नहीं हुआ आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए। करेक्ट। माना पिछले 4 साल में आपको बहुत ज़्यादा मिला, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पिछला, बट आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते हो ना हर 4 साल के बाद मेरे को ऐसा इतना ही ज़्यादा मिलेगा। कोविड जिंदगी में इस जनरेशन ने कभी देखा ही नहीं है। सही बात है। 100 साल। हाँ, 100 साल में एक बार हुआ। तो हमारे दादा लोगों ने भी नहीं, एटलीस्ट माई ग्रैंडफादर वुडंट हैव सीन इट। वो तो 90s 20 में जब वो आया था, Yes. क्या नाम था, चीचक, जो भी था, चीचक, हाँ जो भी था, Exactly. स्मॉल बॉक्स। हाँ, तो उस तरीके से बोलता हूँ, यू आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइड, एक तरीके से अगर जो कहावत है, तो वो रेट बनाना है। तो इसके लिए बोलता हूँ कि अगर मैं तो उस एग्जाम्पल को इस तरीके से लूँ, अगर मैं 100 रुपया को 70 नहीं होने दूँ, 80 नहीं होने दूँ, 105 भी होने दूँ,
ठीक है. सो अगर 105, 106, मैं 110 नहीं बोलता हूँ. सो मेरा आस्क इज फ्रॉम 106 टू बिकम 260. यस. तो मेरे को वो आई एम नॉट रेजिंग अगेंस्ट द टाइड, मेरा हो जाएगा. दैट इज पॉइंट नंबर 1. यस. पॉइंट नंबर 2 जो ये काफ़ी बोला जाता है, अभी समझो मेरा 70 को 105 होना है, ठीक है, 50% होता है वो. 70 को 105 होना है, 50% लगता है. करेक्ट. वो तो आसानी नहीं होने वाला. हाँ. ठीक है. सो जैसा जैसा एक एक साल गुजरता जाता है, वो मेरा एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर इट शुड बी 110. यस. करेक्ट. तो 70 को 110 होने के लिए 50 से ज़्यादा ही लगता है. 60 प्रोसीजर वो तो नहीं होने वाला है. सो ठीक है, एक साल के बाद समझो 80 हुआ, 90 हुआ, 95 हुआ, 95 हो गया. बाय द एंड ऑफ 1 ईयर माई आस्किंग रेट हैज बिकम 120. सही बात है. सो 90 हैज टू बिकम 120 नाउ. करेक्ट. सो इस तरीके से आप वो खींचातानी होते रहता है, वो कैचअप होते रहता है. हाँ. ठीक है. सो विच इज लाइक वंस अगेन यू आर वो ट्रेडमिल में आप भागते रहते हो और स्पीड बढ़ता रहता है एट सम पॉइंट ऑफ. बात यही नहीं रुकती है. मैंने बोला कि सबका एक साइकिल होता है, सब धंधे का एक साइकिल होता है. हाँ. हमने 10 साल का पकड़ा, ठीक तो है. 10 साल के बाद वापस एक साइकिल आएगा. करेक्ट. तो आपने क्या किया है कि 80 को एक बार समझो आपने 260 कर भी लिया 14% करके, उसके बाद वापस गिरेगा. हाँ. गिर सकता है यार, 10 साल के अंदर बीच में कभी भी गिर सकता है. सही बात है. कुछ भी हो सकता है. कोविड आया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा. बराबर है. तो तभी वापस नुकसान होएगा. हाँ. तो इसी के लिए बोलता हूं, जो आप नुकसान जितना हो सके कम करोगे, वेल्थ अपने आप बन जाएगा. करेक्ट. और सर जैसे मैं एक म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, तो आई एम यूजिंग वन ऑफ द ऐप दैट इज ईटी मनी. ठीक है. उसमें मैं पहले ये चेक करता हूँ 3 साल बाद मुझे कौन 25%, 30% के रेट पे दे रहा है. तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट. सो मैं वो देख रहा हूँ. बट ये चीज़ जो आपने बताई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, इसको कैसे मैं कैलकुलेट करूँ? हाँ. सो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आपने फर्स्ट स्टेटमेंट बताया, एक बात समझ लो, कोई भी आपको बोलता है कि इतना रिटर्न पक्का बनेगा, बतना नहीं रहता. विश्वास ही मत करो. क्यों? इस देश में एक कुछ भी गारंटीड नहीं है. आइदर वाया रेगुलेशंस जो भी है आपको मिल ही नहीं सकता. ओके. यस. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, दूसरा एक बात समझो, अगर आपने इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को बारीकी से अगर समझा है, ये दोनों मिलजुल के एक साथ चलता है. अच्छा. जिसका मतलब है कि इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई बढ़ती. बराबर. सही बात है. और एक किस तरीके से चलता है कि जैसे ही डिमांड फॉर किसी पदार्थ को या सर्विस के लिए बढ़ता है तो उसका दाम घटता है, जिसका सप्लाई बढ़ता है तो दाम भी बढ़ता है. Correct. तो एक साइकिल जैसा है. Correct. बराबर. जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तभी सप्लाई बढ़ेगा, कहीं तो बीच में आएगा. डिमांड घटेगा तो वो ऐसा होता रहता है. तो वो एक तरीके से इंडिपेंडेंटली अपने ही हालातों में चलता है. सही बात है. सरकार का क्या है, ये इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ती है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो. बराबर है. वो सरकार का रोल है. उनको तो भी वो चीज़ बराबर है. तो वो कैसे कंट्रोल करता है, तो जो पैसे का दाम है, हाँ, जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट रेट, उससे कंट्रोल करता है. तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, हाँ. ताकि वो जो बनाने के लिए जो खर्चा लगता है वो बढ़ जाए. यस. तो अगर कोई खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा तो आप उसको कम खरीदोगे तो उसका डिमांड कम होएगा. यस. तो डिमांड कम होएगा तो सप्लाई कम होएगा तो भाव घटेगा. तो दिस तरीके से एक साइकिल होता है. सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट का यूज़ करते हैं. अभी समझो, सो पहला, सो इंटरेस्टिंगली जिस तरीके से मैंने बताया, सो इन्फ्लेशन एक तरीके से लीड इंडिकेटर है. तो पहला इन्फ्लेशन आता है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट आता है. ओके. सो अगर आपने ये लिंक अच्छी तरीके से समझ लिया, तो देयर विल बी पॉकेट्स ऑफ टाइम जब भी इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज सरकार ने बढ़ा दिया और इन्फ्लेशन उसके बाद घटेगा, तो आपको ये इन्फ्लेशन से ज़्यादा 2% या कभी कभी वेरी रेयरली 3% मोर मिलेगा. अच्छा. तो ऐसे इन्वेस्टर आपको क्या स्मार्ट बन के उसको जितना हो सके समेट लेना है. ओके. ओके. सो 2 to 3%, मैं खाली उतना ही बोलता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं.
तो अगर वो लोगे, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन ओवर ए लॉन्गर टर्म कम ही होते वाला, इट्स ए साइकिल, वो कम ही होता रहेगा। दैट इज कम होएगा तो 4, 5, 6, 7% जो भी है, वो जमाना गया जब भी इंडिया में डबल डिजिट था, 12, 13, 14, 16% भी था कभी। वो जमाना होने से रहा, बिकॉज वी आर लाइक गोइंग फ्रॉम डेवलपिंग से लेके डेवलप्ड के तरफ जा रहे हैं। पहला तो हम अंडर डेवलप्ड थे काफी हद तक, वॉट एवर द रीजन एंड सिचुएशन के हिसाब से। तो अभी जरा होना जरा सा मुश्किल है, ज़्यादातर मुश्किल है। बट अगर ये स्टेडी स्टेट समांतर तरीके से अगर हम सोचें, तो अगर 6% के आसपास आपका इन्फ्लेशन है, तो अगर कोई आपको 7.5-8% दे देता है, एंड होपफुली अगर आप टैक्स प्लानिंग भी अच्छी तरीके से करो तो 7.5-8% पोस्ट टैक्स मिलता है, काफ़ी हो जाता है आपको। ओके मैं क्यों ये भी बोलता हूँ इस, आई विल कम टू दैट लेटर, बट दिस इज ऑब्जेक्टिव दैट यू शुड थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन। कोई बोलता मैं 25 दूंगा, अरे भाई जब ही इन्फ्लेशन ही 6% है, तो कोई 4 गुना कैसा दे सकता है? अगर कौन सा ऐसा धंधा है बताओ जो आपका निवेश का इतना प्रतिशत देता है, एंड अगर वो देता है तो वो खुद क्यों नहीं करता वो पूरा पैसा? यस करेक्ट। ऐसा कोई एक धंधा बताओ जैसा आपने डाला और 25% निकल गया। तो नॉर्मली मेरा ये भी और एक कहना, अगर कोई आपको इन्फ्लेशन से दुगना कोई रिटर्न देता है, आपका एक एंटेना खड़ा होना चाहिए, बोलता है जरूर कुछ गड़बड़ है, ये ऐसा कैसा हो सकता है। अगर ये होगा तो भी ना एक वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय के लिए हो सकता है। करेक्ट। लंबे हरसे तलक कोई ये नहीं कर सकता। करेक्ट। कि कोई इतना हाई ब्याज या हाई रिटर्न देके, बिकॉज समझा करो, क्योंकि ये तो खाली ब्याज है, मुद्दल भी तो देना है। मुद्दल मतलब प्रिंसिपल। अच्छा प्रिंसिपल, करेक्ट, ओके, यस, प्रिंसिपल अमाउंट वी नीड टू पे। हाँ, तो 100 रुपया का अगर किसी ने 12 दे दिया, 100 को भी रिपे करना है। हाँ, अगर 5 साल में रिपे करना है, हर साल 20 रुपया भी देना है। सही बात है। तो 12 + 20 32 रुपया आपको देना है कोई वापस। करेक्ट। तो इंसान को निवेश, जो भी निवेश कर रहे हैं उनको ये समझना है कि 12% कोई दे कैसा दे सकता है। तो अगर एक बार ये समझ लेंगे, अगर आप ये इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन के ये कॉम्बिनेशन जिस तरीके से चलता है, डायनामिक्स जो चलता है, अगर समझ लेंगे, आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, ये आप जो भी ये पॉन्जी स्कीम बोला जाता है कि मैं ऊपर ब्याज देता हूँ, आप मुझे दो, मैं डबल करता हूँ, ये करता हूँ, आप उस पर फंसोगे नहीं। ठीक है, जो मैंने पहला बताया था, गलत टाइम में आपका जितना, बुरे वक्त में जितना आप कम पैसा खोओगे, उतना अच्छा है आपको। सही बात है। आप ज़्यादा रिटर्न के पीछे चेस नहीं करोगे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक इन्वेस्टर को एज फार एज फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंसर्न, कैपिटल मार्केट जो बोला जाता है, आपको एक सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप ये सब समझ लो, 99% ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स और सर्विस जो कैपिटल मार्केट में, वो आपके लिए नहीं है। ओके। आपको खाली वो 1% आधा प्रतिशत है। सही बात है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ सभी के लिए वो आधा प्रतिशत, और किसी के लिए बाकी के 99 से कोई आधा प्रतिशत रहेगा, आप उसको ये आधा से 1% उसके लिए नहीं रहेगा। सो ऑल प्रोडक्ट्स आर देयर, बट हर एक के लिए अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से। सही बात है। तो वो आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको 100% में आपका कौन सा 1%, आधा टक्का चाहिए, बाकी क्या 99% आपको नो बोलने के लिए आना चाहिए। सही बात है। एक बार ये आ जाएगा, योर पाथ टू बीइंग फाइनेंशियली हेल्थी यकीनन ये है। सो अगर आप पहले वो 25% वाले को ना बोल दोगे किस तरीके से होना है, जैसे ही आपको पता है इंटरेस्ट रेट अभी ये होने वाला है तो आप वो नहीं करोगे, जैसे ही आपको पता चल जाता है ये 2% किस में ज़्यादा मिलता है या 1% भी ज़्यादा मिलता है, माहौल के हिसाब से अगर उसमें डाल दोगे, जैसे ही आपको मालूम पड़ेगा फिर इक्विटी मार्केट का जब भी टाइम आएगा तभी उसमें जाओगे, तो अपने आप बनेगा। करेक्ट। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, moneycontrol.com/शंकर के में जाओगे, मैंने एक आर्टिकल लिखा है
Sure. जिसमें मैंने ये मॉडल मैं के बारे में आप बात ये की। सारी लिंक्स दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, प्लीज तो एवरीवन एबल टू यस। रीड इट एंड Yes. गेट नॉलेज अबाउट दैट। तो उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये इंटरेस्ट रेट को ध्यान रख के किस हाँ. तरीके से पिछले 20 साल के आसपास, हाँ. 25 2000 से लेके 2020 तक हाँ. या 2022 तक किस तरीके से इक्विटी और डेट में कैसा पैसा बनाया है। अगर आपने स्मार्टली यहाँ से लेके वहाँ डाला रहोगे तो कैसा आपका पैसा बना रहेगा, वो मॉडल रख के या उसका एक बेसिस फॉर्म करके मैंने राकेश झुनझुनवाला, आप तो जानते ही रहेंगे राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला कौन नहीं? उसका एक पोर्टफोलियो को मैंने एनालाइज किया है। ओके। वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हाँ. उसका पोर्टफोलियो इकोनॉमिक टाइम्स के लिए आया था। हाँ. इकोनॉमिक टाइम्स में आया था हाँ. कुछ 2.5 साल के लिए जो आया था, हाँ. 2.5 साल का टाइम पीरियड के बारे में उसका पोर्टफोलियो आया था। हाँ. तो मैंने वही मॉडल उसके पोर्टफोलियो में, दैट इज ब्रॉडली कीपिंग इक्विटी एंड डेट में कितना रखा। सो अगर आप ये स्टेप जो मैं बोला था, कभी इक्विटी में रहना कभी डेट में रहना, अगर करते हुए तो आपको तकरीबन उतना ही रिटर्न या हल्का सा ज़्यादा रिटर्न बनता था जितना राकेश झुनझुनवाला जी ने बनाया है वो टाइम पे। तो मैं क्यों ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राकेश जी ने जो किया है वो गलत किया, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक महान हस्ती हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा टीम है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके पास ये है, एंड वो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर है। सही बात है। पूरे दिन भर वो करते थे, उनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। एज ए प्रोफेशनल इन्वेस्टर ही इज एबल टू गार्नर समथिंग रिटर्न। हमारे आम आदमी के पास, किसी के पास इतना नई फुर्सत है, नई स्किल सेट है, ना ही काबिलियत है। उन्होंने कम से कम 1980 से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1980 से करते आ रहे हैं, तो मोर देन 40 इयर्स के, तकरीबन 40 साल से करते आ रहे थे, सॉरी। तो अगर उनके हिसाब से अगर वो कर रहे हैं, एंड अगर ये साधारण सरल सिंपल सा मॉडल है, अगर उसमें आपको वो मैच कर रहे हैं, मैं बोल रहा था अगर मेरा 60% भी बन जाता, उनका 100% बना है, मेरा 60% भी बनता था, मेरे लिए बहुत हो गया। सही बात। आई एम नॉट इवन सेइंग दैट आई नीड टू मैच दैट, बट मैं आउटपुट ये बता रहा हूँ कि आपका उतना ही बन सकता है। तो आप जितना सिंपल, एंड ये साइंस समझोगे, ये एक तरीके से एक साइंस है जिस तरीके से फिनेंशियल मार्केट चलता है, एंड ये साइंस खाली इंडिया का नहीं है, ये पूरा दुनिया के लिए साइंस है, ये सेम है। बट ऑब्वियसली हर एक उसका, यूएस का इंटरेस्ट रेट्स अलग है, हमारा अलग है, बट एक बार आप ये साइंस समझ जाओगे ना, तो आपको फिनेंशियली हेल्थी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। करेक्ट। तो सर एक क्वेश्चन और था मेरा खुद का, कि मेरे फादर ब्यूरोक्रेट थे, मतलब ही वाज सर्विंग फॉर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अराउंड, अभी रिसेंटली 2020 में वो रिटायर्ड हुए अपनी जॉब्स। तो उनका जब भी मैं इन्वेस्ट करता था तो उनका एक ये रहता था हमेशा, एक वेल नोन कंपनी में इन्वेस्ट करो जो बहुत पुरानी कंपनी हो, न्यू फंड्स में मत करो, आप जिनका नाम नहीं सुना उनमें मत करो, आप बड़ी कंपनियों में डालो। तो क्या ये अप्रोच सही है या इसको और सही करना चाहिए? आप ओके, मैं 2 तरीके से करता हूँ। जैसा मैंने बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्विटी शेयर्स, दैट इज डायरेक्टली कंपनी के शेयर खरीद के ही आपको पैसा बनना, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हो। सही बात है। ओके। तो एक और जिसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि नॉर्मली ये बोला जाता है कि इक्विटीज में अगर आप पैसा डालोगे तो आपका हमेशा इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसा बनेगा। सही बात है, बराबर। मैंने एक 20-22 साल का एनालिसिस किया है जहाँ 50% इन टर्म्स ऑफ मंथ्स इक्विटीज ने इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा पैसा नहीं दिया, उससे कम रिटर्न दिया। एंड मैंने YOY एनालिसिस किया, दैट इज 1 साल का रिटर्न ऑन ए मंथली बेसिस कि कितना किया। तो मैं ये बताना कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इक्विटीज में ही डाल के पैसा बना सकते हो, म्यूचुअल फंड में डाल के भी कर सकते हो, या चाहिए कोई PMS, कोई काफ़ी लोग बोलते हैं PMS में डालोगे तो बनेगा, जरूरी नहीं है। तो बिकॉज ये साइज। सेकेंडली मैंने वो राकेश जी का एग्जाम्पल दिया था कि वो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने भी नामचीन कंपनी की है, उनका पोर्टफोलियो भी, जैसा अगर आप जितना भी उन्होंने भी टाटा में इन्वेस्ट करा है, हेवीली एनालिसिस, अगर आप देखोगे एनालिसिस करोगे, काफ़ी लोग पूछते हैं आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होना चाहिए। तो वन ऑफ द फेमस थिंग इज 25 से 30 ज़्यादा मत रखो, या 20 से 25 के अंदर रखो।
सो द क्वेश्चन इनका भी उतना ही था, उसके बावजूद मैं जैसा बता रहा था आपको ये अलग तरीके से कर सकते हैं वो डेट और इक्विटी के बीच में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्विटी से ही पैसा बनाना है, डायरेक्ट स्टॉक से ही बनाना है। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपको ये डायनामिक्स समझ लेंगे, इकोनॉमिक साइकिल समझ लेंगे हर एक का, तो आपका बन जाएगा, पॉइंट नंबर 1। लेकिन भी अगर आपको नहीं मुझे इक्विटीज़ में ही डालना है, डायरेक्ट इक्विटीज़, तो एक तरीके से मैं बोलता हूँ आपको एक स्क्रीनिंग कीजिए। ओके। वो स्क्रीनिंग क्या तरीके का होना चाहिए? नॉर्मली जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसका कम से कम 15% से ज़्यादा होना चाहिए, एंड कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है खाली एक साल रहा, आप जितना हो सके उसका हिस्ट्री देखिए, उसका कंसिस्टेंटली 15% से ऊपर होना चाहिए। सही बात। दूसरी बात ये है, तो उनका प्रॉफिट जो बढ़ता है वो एटलीस्ट डबल डिजिट में होना, इन्फ्लेशन से डबल होना चाहिए। तो अगर इन्फ्लेशन 6% है वो टाइम पे जो भी है, बिकॉज आप वो हिस्टोरिकली देखते रहोगे कि ऐसा नहीं कि हमेशा ज़िंदगी भर 6 रहा है, जब भी है उनका कंसिस्टेंटली डबल डिजिट से, दैट इज इन्फ्लेशन का डबल से होना चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा चीज़ उनका जो प्राइस टू ई पीई रेशियो जो बोलता है, प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है उसका अगर, और ये जो प्रॉफिट ग्रोथ को, सो पीई अगर आप न्यूमरेटर में लोगे डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ लोगे, ओके, ईपीएस ग्रोथ बोलते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, पीई बाय डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, ये आपको 0.8 से नीचे होना चाहिए। ओके, 0.8। तो अगर एक मैं ये नहीं बोलता हूँ ये यूनिवर्सल रूल है, बट एक तरीके से आपको ये छानने का एक तरीका है। दिस इज लाइक वन ऑफ द स्क्रीनिंग्स दैट यू कैन डू, ओके। सो आपको जितना भी कंपनीज मिलेंगे, ओके, वो एक बार आपको स्क्रीनिंग हो जाएगा। एक बार ये होने के बाद आपको क्या ये कोशिश रहना चाहिए, आप जितना हो सके अच्छे मैनेजमेंट के पीछे पैसे लगाएं। करेक्ट। कि अच्छे मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि वो आपके पैसे जो आप उन पे निवेश कर रहे हैं, तो उनके भरोसे दे रहे हैं उनको इनडायरेक्टली, यस, तो वो अच्छी तरह उसे इस्तेमाल करे, कंपनी को और ग्रो करे, उसको और प्रॉफिटेबल बनाए। तो उसी तरीके से अगर वो अच्छी तरीके से करते रहेंगे तो शेयर का भाव अपने आप बढ़ेगा। सही बात है। ओके, तो इस तरीके से अगर करोगे ना, क्योंकि वो ये देखो, जैसे आपने आपके पिताजी ने बोला था कि कोई अच्छे ना कंपनी में डालो, अभी अच्छा वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बना है। सही बात है, उसने बहुत अप्स बराबर डाउन सब देख के आया वो मार्केट में। अभी ऐसा भी हो सकता है वो पहले अच्छे रहे, अभी उसके आगे वाले चलने वाले जो पीढ़ी है मे बी वो कंपनी को उस तरीके से चलाना पाए। सही बात तो हर एक टाइम का एक नई पीढ़ी आ सकता है, उसका नया एक एक्सपीरियंस होता है, या नया प्रोडक्ट आ सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में जो प्रोडक्ट है वो पिछले 20 साल के पहले उसका वो नहीं था, या जो 20 साल के पहले जो प्रोडक्ट हैं वो आज के तारीख में उतना डिमांड में नहीं है। सही बात है, तो वो वाला कंपनी में भी उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। करेक्ट। लाइक सिंपल सा चीज़, ये जो क्रूड ऑयल के बेसिस में जो लुब्रिकेंट्स है जो गाड़ी में लगता है, यस, शेल जो भी है, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, वो Yeah. प्रोडक्ट का बारे में बोलता हूँ। अभी जब भी दुनिया ईवी में जा रहा है हाँ, तो लुब्रिकेंट्स का मार्केट उतनी गिरेगा। तरीके से बढ़ेगा नहीं, उतनी तरीके से बढ़ेगा नहीं, यस, अनलेस और कुछ अलग होता है। दूसरा चीज, यस, वो जमाने में हम कैमरा देखते थे यस, जिसमें रोल डाल के, हाँ रोल डाल के सब होता है, यस। अभी होता ही नहीं है, सब डिजिटल हो गया। और अभी बल्कि Kodak- कैमरास की सेल और डिक्रीज हो गई है बिकॉज ड्यू टू द फोन्स। जो भी है, लोगों को प्रोफेशनल फोटोग्राफी करनी है, लोगों को हर एक को प्रोफेशनल फोटोग्राफी नहीं करनी है, सबको एक कैमरा होना चाहिए फोन में। बराबर। आज मैं आईफोन लेने जाता हूँ, मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई मैं इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन, रैम है, सब सेकेंडरी, पहले कैमरा कितना अच्छा है बस। बराबर। Yes. तो उस तरीके से, एंड कोडाक एक जमाने में, मार्केट लीडर था। यस, एंड नॉट ओनली दैट, ग्लोबली इट वाज अमंग्स द टॉप 500 कंपनीज। अच्छा, तो एक तरीके से मैं जिस तरीके से क्राइटेरिया बोला, एक तरीके से वो जैसा मैं बोला था, वो छलनी की तरीके से आपको क्रिस्टलाइज हो जाएगा, आप वो दोबारा देखते रहो। ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस में जो भी आया आप वो आंख बंद करके ले लो, ऐसा नहीं है। उसके बाद एक वो स्क्रीनिंग हो जाता है, उसके बाद आप उस पर और कीजिए। तो दो तरीके से इसके बाद आपको देखना है। एक, आपको वो धंधा कितना, बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए।
Yes. नंबर्स बिजनेस से बनता है, उल्टी तरीके से नहीं. You should always be able to justify the financials from the business model and not the other way around. प्रॉफिट देख के आप धंधे को एक्सप्लेन मत कीजिए. पहले धंधे को अंडरस्टैंड कीजिए, बाद में अपने आप आपको नंबर समझ में आएगा. तो नहीं, वो आपकी बात सही है. जैसे एक मूवी आई थी अपनी स्कैम 1992, और उसके बाद और भी मूवीज़ आई हैं इसके रिलेटेड, ठीक है. तो उसमें हर्षद भाई क्या रहते हैं, हर्षद भाई है ना, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ते थे कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले. ही इज़ डूइंग अ वेरी हार्ड कोड रिसर्च, जैसे बोल सकते हैं कि भाई एक एक कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फिगर्स, नंबर्स. तब तो मशीन लर्निंग, फोरकास्टिंग वगैरह नहीं थी, बट ही इज़ एनालाइजिंग दैट एंड देन इन्वेस्टिंग हैविली ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. तो इज़ इट अ राइट वे कि आपको वेरी मच, जैसा मैंने बोला था, ये 3 स्क्रीनिंग करोगे, हाँ, उसके बाद ये धंधा समझने का वो आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट से भी हो सकता है. नंबर नहीं, नंबर के पीछे क्या कहानी क्या है, वो नंबर कैसे आया, आपको वो समझना. नंबर कैसे आया, खाली आप धंधा समझने से आओगे. तो 1 साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ने से नहीं आएगा. उसमें एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस होता है. आज के तारीख में इतने अच्छे हो गए हैं, सर जो भी लिस्टेड कंपनी है सबको अपने वेबसाइट या BSE को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, उनको देना पड़ता है हर क्वार्टरली का रिपोर्ट. तो क्वार्टरली उनका जो फिनेंशियल्स है, अगर उन्होंने कोई एनालिस्ट से बात किया है तो उनसे क्या शेयर किया है, अगर उनका कोई प्रेजेंटेशन है, वो सब वो है. जो इन्वेस्टर मीटिंग्स हो जैसा है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स में क्या बोला है, अर्निंग्स कॉल में जैसा रिजल्ट बनने के बाद उन्होंने एनालिस्ट लोग के साथ जो भी हुआ तो क्या बात किया. तो एक बार आप पढ़ोगे ना, 2, 3, 4 आफ्टर फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसा आप पढ़ोगे, आपका ज्ञान सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा. आपको अपने आप मालूम पड़ेगा कि ये कंपनी किस दिशा पे जा रही है, एंड उस बेसिस पे आप आसानी से आप एक डिसीजन ले सकते हो. गॉट इट. ओके, एक ये है. जब भी ये करते हो ना पैरेलली, आप वो मैनेजमेंट को भी एक इवैल्यूएट कीजिए. मैनेजमेंट में कौन कौन लीडर्स हैं, उनकी क्या स्किल्स हैं. नहीं, एज एन इंडिविजुअल कि ये आप ये देखो, इसका एक जरा हटके अगर मुझे एग्जांपल देना है, बट प्लीज नोबडी शुड टेक मी नेगेटिवली. समझो अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, आप उनमें क्या ऐसे क्वालिटी देखते हैं जिससे आपका आगे चलने का पूरा 40-50 साल साथ में रहेगा, बराबर. वो उसमें क्या पैसा आता है उतना नहीं. उसमें आता क्या खूबसूरत होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए नहीं. देयर आर सर्टेन अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, राइट, विच मैचेस विथ योर वेवलेंथ. कंपनी के मैनेजमेंट में भी आपको इसी तरीके से इवैल्यूएट करना है. क्या वो आपके पैसे लेके अच्छी तरीके से निवेश करेगा, चाहे क्या वो अपने मार्केट शेयर बढ़ाएगा, किस तरीके से बढ़ाएगा, चाहे वो क्या वो सही रास्ता है, क्या वो कॉर्नर कटिंग करता है, क्या वो रेगुलेशंस के कितने दायरे के अंदर है, कितने दायरे के बाहर है. ऐसे whether he is doing the right things, he or she, when I'm saying, please, I'm gender agnostic, I'm saying. So अगर उस तरीके से कर रहा है तो वो एक मैनेजमेंट का एक परख आ जाएगा आपको. So काफ़ी टाइम आप इस तरीके से भी जो आप आपके लाइफ पार्टनर में सोचते हो, देखते हो, वही आपको, बिकॉज आपको वो कंपनी का शेयर भी एक तरीके से आप शादी कर रहे हो. मैं ये नहीं बोलता हूँ आपकी जिंदगी भर रहेगा. अगर उतनी अच्छी तरीके से परख करोगे तो आपको भी आपका जरा चांसेस और बेहतर होता है, रादर देन ब्लाइंड खेलने से. सही बात है. बस ये एक सिंपल है. तो एक 3 स्क्रीनर और 2 क्वालिटेटिव. तो अगर वंस अगेन आई एम नॉट, मैं मेरे क्लाइंट्स को कभी डायरेक्ट इक्विटी करता नहीं हूँ, बट सिंस आपने पूछा तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया. आई विल कंटिन्यू टू बिलीव दैट म्यूचुअल फंड से करोगे तो भी आपको आसान है एंड आसान तरीके से बन जाएगा. बट अगर किसी को करना है तो मैंने प्रोसेस बता दिया.